सो टुडेज़ टॉपिक इज़ रिगार्डिंग वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, यानी कि हमें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर वगैरह बहुत कॉमन है आगत के टॉपिक में। उसके साथ साथ बहुत सारे एक्ट्स इधर आते हैं, यानी कि फार्मेसी एक्ट, साइकोट्रॉपिक एंड नार्कोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट इधर में आ जाते हैं। उसकी तरह के दूसरा एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आता है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, यानी कि जो भी वर्कमेंस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक फार्मेसी या फिर इंडस्ट्री में वो काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो गया तो उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए ये एक्ट 1923 में ये पास आउट हुआ था। 1903 में ही इसका रूल्स वगैरह चल रहा था, पर एक्ट जब प्रोविंस में हो गया 1920 तक, तो फिर फार्मेसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह 18th 19th सेंचुरी में हुआ था। उसके टाइम में बहुत सारे वर्कर्स को बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज होने लगा, या फिर मेडिकल ओम्बुड्समैन वगैरह पास हो गया। तो फिर उसके टाइम में, यानी कि अगर वर्कमैन को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थी, उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए, या फिर कुछ इंजरीज हो गया तो, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर उनकी डेथ हो गई, तो उनके डिपेंडेंट लोगों को मनी देने के लिए ये एक्ट पास हो गया था। अगर वर्कमैन किल्ड हो गया, यानी कि अगर वर्कमैन की मृत्यु हो गई, तो फिर उसकी डिपेंडेंट्स को कॉम्पनसेशन के लिए फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पनसेशन फॉर डेथ के लिए, तो फिर उसके लिए एक पनिशमेंट मनी भी उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा। अगर वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ डिसीज़, यानी कि नेचुरली उसको कुछ डिसीज़ हैं, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एक्सरे की वजह से, रेडियम की वजह से, या फिर न्यूमोकॉनियोसिस, बैगोसिस, माइकोसिस वगैरह एक्सेट्रा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। मोस्टली न्यूमोकॉनियोसिस वगैरह लेड, फॉस्फोरस और फिर mercury, आर्सेनिक वगैरह इंडस्ट्रियल फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को ही ज़्यादातर होते हैं। तो फिर इसमें मोस्टली टायर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मोस्टली ड्रेसेस, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्टली फॉस्फोरस का ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या फिर बल्ब इंडस्ट्री में, बल्ब मेकिंग वगैरह में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सब होता था। तो फिर वहाँ काम करने वाले लोगों को कुछ क्रॉनिक डिसीज डेवलप होने लगे, और उसकी वजह से ये कॉम्पनसेशन एक्ट वगैरह उस टाइम में, यानी कि 21st सेंचुरी में ज़्यादातर कॉम्पनसेशन एक्ट वगैरह चल रहा था। अगर कुछ वर्क साइट में एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसका भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन हम करना है तो उसका अमाउंट डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डेथ, या फिर अगर डेथ हो गया तो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन अमाउंट मिलेगा, या फिर परमानेंट टोटली वो आदमी डिसेबल हो गया, जैसे ऊपर से नीचे गिर के उसका पूरा डिसेबल हो गया, वो कहीं पे मूव ही नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में परमानेंट डिसेबल हो गया, ऐसे कंडीशन में भी मैक्सिमम कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकते। या फिर पार्शल डिसेबलमेंट, पार्शली उसका लिम्ब कट हो गया, या फिर वो हाथ उठा नहीं सकते, ऐसे पार्शल डिसेबलमेंट के लिए भी कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकते हैं। इसमें लीगली ये है कि डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी ये इंजरी या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो जाते हैं, वो एक फिजिकल डिफेक्ट है, और फिर इसका इम्पेयरमेंट जो होता है, इसका एक्चुअल और पोटेंशियल डिटोरिएशन की वजह से उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कम हो जाते हैं। वो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कम होने की वजह से उनको कॉम्पनसेशन के लिए एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट क्लेम करते हैं। इसमें एम्प्लॉयर कहीं कहीं केसेस में कॉम्पनसेशन फाइल किया तो भी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशंस ये है कि अगर वर्किंग आवर्स के बाद ऐसा कुछ दुर्घटना और एक्सीडेंट हुआ है तो फिर एम्प्लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्पनसेशन देने के, या फिर कुछ ड्रग्स ले रहे थे एम्प्लॉयर तो उसकी इफेक्ट से ये दुर्घटना हुई तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं दे सकते, या फिर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस कंपनी ने दे दिया था पर एम्प्लॉई ने वो यूज़ नहीं दिया था, ऐसी कंडीशन में भी कॉम्पनसेशन ज़्यादातर डिस्प्रूव हो सकते हैं। तो फिर मोस्टली कंपनीज वगैरह अब भी जो चल रहा है, कॉम्पनसेशन में सालों की लीगल फॉर्मेलिटी हो जाती है, यानी कि 5-10 ईयर्स का लीगल फाइट के बाद ही ये कॉम्पनसेशन वगैरह मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे कंपनीज का प्रूव ये है कि हमने ये सेफ्टी प्रिकॉशन किया था पर ये नहीं किया था, वो लीगल फाइट्स वगैरह बहुत बार एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉम्पनसेशन फाइट में हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे वर्कमैन ऑब्लाइज टू गेट हिमसेल्फ एग्जामिन, यानी कि ईयरली मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह हो जाते हैं। उसमें कई अच्छे कंपनीज अभी भी ईयरली मेडिकल प्रोटेक्शन वगैरह, ईयरली मेडिकल चेकअप वगैरह एम्प्लॉयर को दे देते हैं, ताकि दे विल बी अवे फ्रॉम कॉम्पनसेशन एक्ट्स ऑफ सच थिंग्स। या फिर कभी कभी कमीशन भी, यानी कि वो इंडस्ट्री के, यानी कि वो फैक्ट्री को
डिसाइड करने वाले का ऊपर का कमीशन यानी कि लेबर कमीशन वगैरह होता है ना, वो भी कभी कभी डिसाइड करते हैं कि इधर मेडिकल चेकअप रूटीनली 1 साल में 1 बार होना चाहिए। तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो डॉक्टर ज़रूर ये देखना चाहिए कि उनको अगर कुछ डिसीज़ इंजरी हुआ तो उसका सबूत के लिए, मेडिकल एविडेंस के लिए ज़रूर डाटा कलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो डॉक्टर जो एग्जामिन करते हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, जो इंजरी होते हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पूरा 3 साल या 4 साल वर्क किया तो वो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कुछ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीडेंट और इंजरी है या फिर डेथ, कुछ अदर डिसीजेस, उनको पहले ही हाइपरटेंसिव था, डायबिटीज़ था, उसकी वजह से अभी जो डिसीज़ है वो एग्रीवेट हो गया है, यानी कि प्री एक्सिस्टिंग नेचुरल डिसीज़ की वजह से एग्रीवेट हुआ है, वो सभी नोट कंडीशन में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ ईच पर्सन होना चाहिए। इसलिए कभी कभी एक पूरा इंडस्ट्रियल वर्कमैन के अंदर ही एक डॉक्टर भी ज़रूर होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर भी वहाँ होगा। उनका यानी कि वर्क ऐसा होता है कि उनका पूरा मेडिकल रिपोर्ट बनवाना होना चाहिए और ईयरली मेडिकल रूटीन, मेडिकल चेकअप करना चाहिए। अगर अनफिट हो तो उसको यानी कि काम नहीं देना चाहिए, ऐसा भी कंडीशंस होते हैं। यानी कि इसका मोस्ट डिसिप्लिन्ड वे में चलता है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल ऑफिसर, यानी कि आर्मी में ज़्यादातर आर्मी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनका रूटीन चेकअप जैसे सोल्जर्स में हो जाते हैं, ऐसे रूटीन चेकअप यानी कि इंडस्ट्रियल लोगों के बीच में भी होंगे। और फिर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डायग्नोसिंग एंड इवैल्यूएट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। अगर कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीज हो रहा है, कुछ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, वो काम की वजह से कुछ डिसीज़ होता है, उनका असेसमेंट और डाटा कलेक्शन ज़रूर करना इसमें इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लास्ट में इश्यू करते हैं तो फिर उसका पूर्ण विवरण, यानी कि पूर्ण विवरण, पूर्ण एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं करना चाहिए, यानी कि पेशेंट के फेवर में भी नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री के फेवर में भी नहीं करना चाहिए, यानी कि पूरा मेडिकल एविडेंस के साथ ही उनका रिपोर्ट बनवाना चाहिए।